आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात G20 की, जिसके नए लोगो, थीम और वेबसाइट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अनावरण कर दिया। यह लोगो इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर से भारत करने वाला है और 2023 में होने वाली G20 की बैठक भारत में ही आयोजित होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। The design rendered in saffron, white, green and blue is drawn from the national flag of India. 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है क्योंकि अगले साल G20 की बैठक भारत में होने वाली है। ऐसे में समिट की वेबसाइट, थीम और लोगो को लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। कुछ दिनों बाद 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। आज इसी संदर्भ में इस समिट की वेबसाइट, थीम और लोगो को लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 इंडिया का लोगो वसुधैव कुटुंबकम का प्रतिनिधित्व करता है। G20 का ये लोगो केवल एक प्रतीक चिन्ह नहीं है, ये एक संदेश है, ये एक भावना है जो हमारी रगों में है, ये एक संकल्प है जो हमारी सोच में शामिल रहा है। इस लोगो और थीम के जरिए हमने एक संदेश दिया है। युद्ध से मुक्ति के लिए बुद्ध के जो संदेश हैं, हिंसा के प्रतिरोध में महात्मा गांधी के जो समाधान है, G20 के जरिए भारत उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊर्जा दे रहा है। G20 लोगों में कमल का प्रतीक आशा का प्रतिनिधित्व करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए खबर समझिए कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 का नया लोगो और वेबसाइट क्यों लॉन्च किया। दरअसल इसी साल 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा और G20 की अगले साल होने वाली बैठक भारत में आयोजित होगी। G20 ऐसे देशों का समूह है जिनका आर्थिक सामर्थ्य विश्व की 85% GDP का प्रतिनिधित्व करता है और ऐसे देश दुनिया के 75% व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत अब इस G20 समूह देशों का नेतृत्व करने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। गरीब सवर्णों के लिए 10% के आरक्षण के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई। आरजेडी जहां सधे अंदाज में प्रतिक्रिया देकर जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गठबंधन के सहयोगी के स्टैंड से अलग बयान देते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। आर्थिक आरक्षण पर सीएम नीतीश कुमार ने अपने गठबंधन के सहयोगी आरजेडी के स्टैंड से उलट बयान दिया है। उन्होंने ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने आरक्षण पर लगी 50% की लिमिट को बढ़ाने की मांग की है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ओबीसी समेत दूसरे पिछड़े वर्गों को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिले, इसके लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाना जरूरी है। सीएम ने जातीय जनगणना की मांग दोहराई है। जो गरीब है, चाहे वो किसी बिरादरी का, किसी जाति का हो, सबकी हम लोग मदद करेंगे। उसके लिए ये सब करवा रहे हैं। ये तो हम लोग करवा रहे हैं कि देश भर में भी हो जाए। आई जो 50% पर है और आगे बढ़ जाए, सबसे अच्छा होगा, बहुत अच्छा। नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी तंज कस रही है। आरजेडी के संगत के असर की बात कही जा रही है। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता का ये बयान। आप जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप जितना हो सकता है आरक्षण के दायरे को बढ़ा सकते हैं। आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? आपको कौन रोका है? आप भारत के संविधान के दायरे में रह करके सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को मानते हुए आपको जितना आरक्षण देना है दीजिए, हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन गरीब सवर्णों को जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है उसका तो आप कुटिलता पूर्वक अपने बयान से
राजद की संगति में जाकर इस टाइप का बयान मत दीजिए। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 3-2 के मत से ईडब्ल्यूएस कोटा जारी रखने को मंजूरी दी थी। देश की सर्वोच्च अदालत का कहना है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 50% कोटा को ये 10% रिजर्वेशन बाधित नहीं करता। सत्ता में भागीदार आरजेडी के नेता जहां इस मुद्दे पर संभलकर बयानबाजी कर रहे हैं, इसी फैसले के आधार पर जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ताजा बयान ने बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। चलिए खबर समझिए। दरअसल गरीब सवर्णों के आरक्षण को लेकर आरजेडी के अलग नीतीश कुमार ने स्टैंड लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और 50% के लिमिट में बढ़ोतरी की मांग की। ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण से गरीबों को फायदा होगा, जिन्हें इसकी जरूरत है। इस आरक्षण से किसी और के आरक्षण को कोई नुकसान नहीं होने वाला। 2019 में मोदी सरकार ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का फैसला दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जारी रहने की अनुमति दे दी है। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून की समीक्षा कर एक बार फिर से अधिकारियों को नए निर्देश दिए हैं और इस बार रणनीति को बदलते हुए शराब पीने वालों के बजाय शराब की तस्करी करने वालों और उसका भंडारण करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी है। इन सबके बीच सवाल यही खड़ा हो रहा है कि शराबबंदी पर बार बार के उपाय कारगर क्यों नहीं हो रहे। बिहार में शराबबंदी कानून को लागू हुए करीब 6.5 साल का वक्त हो गया। इसे सफल बनाने के लिए मोटर वोट लगाए गए, ड्रोन कैमरे तैनात किए गए, सख्त कानून के जरिए उम्र कैद का डर भी दिखाया गया, भारी भरकम जुर्माने का खौफ भी पैदा किया गया। सारी सरकारी मशीनरी को शराबबंदी को सफल बनाने में झोंक दिया गया, लेकिन शराबबंदी की रेल अब भी बिहार की पटरी से डीरेल ही दिख रही है। तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर से अधिकारियों को नया निर्देश जारी करना पड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि नाजायज शराब की आपूर्ति और बिक्री के खिलाफ चल रहे अभियान को और भी सघन बनाया जाए, उसमें तेजी लाई जाए और जो शराब सप्लाई करने वाले हैं, चाहे राज्य से बाहर के हों या राज्य के अंदर के हों, या जो उसका भंडारण करते हैं या जो बिक्री करते हैं, उनको ही पकड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने बेहद सख्त निर्देश दिए हैं। शराबियों को पकड़ने की बजाय शराब तस्करों पर नकेल कसें। उत्पाद विभाग और पुलिस शराब की तस्करी पर रोक लगाएं। शराब के भंडारण और बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो। शराब पीने वालों पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन सप्लाई लाइन को बंद करना होगा। 1 अप्रैल 2016 से ही बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी शराब की सप्लाई हो रही है। शराब पीने वाले शराब पी रहे हैं, पिलाने वाले पिला रहे हैं। दूसरे राज्यों में बैठे बड़े शराब माफिया बिहार में शराब की सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि यदि शराबबंदी कानून को कोई पलीता लगा रहा है तो वो हैं शराब पीने वाले, शराब पिलाने वाले और शराब की तस्करी करने वाले। सरकार सख्ती से शराबबंदी कानून लागू कराना चाहती है। शराब पीने वालों, पिलाने वालों और इसकी तस्करी करने वालों को पकड़ा भी जा रहा है। कोर्ट में मामलों की पेंडिंग की बाढ़ सी आ चुकी है। चौतरफा दबाव में सरकार शराबबंदी कानून में संशोधन भी करती रही है। ऐसे में एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून को और प्रभावी तरीके से लागू करने के सख्त निर्देश दिए हैं। शराब माफियाओं को पकड़ने और स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा दिलाने के निर्देश दिए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। चलिए खबर समझिए। दरअसल बिहार में 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। नीतीश कुमार ने जब फैसला लिया था तब आरजेडी सरकार में शामिल थी। आरजेडी ने कभी खुलकर शराबबंदी का समर्थन नहीं किया। नीतीश कुमार लगातार अधिकारियों को सख्त निर्देश देते रहे हैं। सख्ती के बावजूद भी शराब की तस्करी जारी है। आगे बढ़ते हैं। देवघर के कुंडा में कुख्यात बाबा परिहस्त गैंग के गुर्गों ने खटाल के मालिक पर दिन दहाड़े गोली चला दी, जिसमें वो बाल बाल बच गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कुंडा की सड़क पर ज्यादा चहल पहल नहीं है,
तभी खटाल के बाहर 3 बाइक दंदनाती हुई आई और 4 अपराधी नीचे उतरे। ठीक सामने खटाल के मालिक पप्पू यादव खड़े थे। अपराधियों और खटाल के मालिक के बीच गर्मागर्म बहस हुई। अपराधियों ने पिस्टल निकाली और उन पर तान दी। जान बचाने के लिए पप्पू ठाकुर अंदर भागे, अपराधी भी उनके पीछे भागे। तभी शूटर्स को चकमा देकर पप्पू ठाकुर बाहर निकले और सड़क पार करते हुए दूसरी ओर खेतों में छिप गए। तभी अपराधियों का गैंग दनादन फायरिंग करने लगा, पर वो बाल बाल बच गए और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वो तो पहचान नहीं हो पाया ना। कितना राउंड फायरिंग किया है? अभी 7 से 8 राउंड फायरिंग किया है। किसी को लगी नहीं है ना गोली? नहीं लगी नहीं है, बाल बाल बच। दरअसल खटाल मालिक पप्पू ठाकुर देवघर के कुख्यात बाबा परिहस्त गैंग का सदस्य रहा है, पर इन दिनों पप्पू ठाकुर और बाबा परिहस्त गैंग के बीच जमीन कारोबार और रंगदारी को लेकर विवाद चला आ रहा था। पप्पू ठाकुर ने जब गैंग की बात नहीं मानी तो उसे धमकी देने के लिए गैंग के सरगना ने 4 गुर्गों को खटाल पर भेज दिया। इसी दौरान कुंडा की सड़क पर दिन दहाड़े गोली चली, पर फायरिंग में खटाल के मालिक पप्पू ठाकुर बाल बाल बच गए। ये उसी गैंग के सदस्य हैं जिस गैंग के वो लड़के यहाँ आए थे और ये ज़मीन कारोबार में रंगदारी को लेके इस घटना को अंजाम दिए जाने की जो प्राथमिक सूचना हमको प्राप्त हुई है, उसके आधार पे हम लोग सीसीटीवी कैमरे में कैद दिन दहाड़े फायरिंग की इन तस्वीरों ने कुंडा के ग्रामीणों को दहशत से भर दिया है। वहीं कुख्यात बाबा परिहस्त गैंग के गुर्गों को दबोचने के लिए देवघर पुलिस संदिग्ध ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। खबर समझिए, दरअसल देवघर में गोलीकांड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। 21 अक्टूबर की तारीख थी जब मनीष हत्याकांड की गुत्थी सुलझाई गई थी और 22 जून को कोर्ट परिसर में गोलीकांड की वारदात हुई थी। तो 21 और 22 तारीख की घटना के बारे में हमने आपको जानकारी दी और बार बार अपराधी फायरिंग कर दहशत फैला रहे हैं। पुलिस प्रशासन को चुनौती दी जा रही है और अपराधी बचकर निकल जा रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है। वो आज 95 साल के हो गए और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी और बधाई देने के लिए दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंचे और गुलदस्ता भेंट कर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस दौरान मौजूद रहे। एल.के. आडवाणी ने बीजेपी के संस्थापकों में से एक हैं और शुरुआती दौर से अब तक का स्वर्णिम काल बेहद करीब से देखा है। वो पार्टी अध्यक्ष के साथ ही केंद्र सरकार के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के पद पर भी काम कर चुके हैं। खबर समझिए कि बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में एक लालकृष्ण आडवाणी का जो जन्म है वो 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ। 1998 से 2004 तक एनडीए सरकार में देश के गृह मंत्री थे और 2002 से 2004 तक उप प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। राजनीतिक जीवन की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से की और 2015 में आडवाणी को देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। बढ़ते हैं आगे। आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगा और भारत के कई हिस्सों में आंशिक तो कहीं पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को पाठ नहीं की जाती है। मंदिरों के पट बंद कर दिए गए। ग्रहण के दौरान मंत्र जाप और दान पुण्य करने का महत्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर समझिए, दरअसल हाल ही में 25 अक्टूबर 2022 को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगा था। सिर्फ 15 दिन के बाद 8 नवंबर 2022 को यानी कि मंगलवार के दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगा। शाम 5:20 से यह दिखाई देना शुरू हुआ। शाम 6:20 पर यह चंद्र ग्रहण खत्म हो गया और चंद्र ग्रहण का सूतक काल करीब 9 घंटे पहले शुरू हो गया था। बढ़ते हैं आगे। महेंद्र सिंह धोनी और इस नाम को सुनते ही आपके दिमाग में चौके, छक्के और हेलीकॉप्टर शॉट की तस्वीरें जरूर आती होंगी। रांची के जेएससीए ग्राउंड में कैप्टन कूल अलग अंदाज में दिखे। कैप्टन कूल ने आज हाथ में बल्ले के बजाय रैकेट थामा और क्रिकेट के मुकाबले की तरह ही टेनिस में भी अपने शानदार खेल से विरोधी टीम को धूल चटा दी।
दरअसल धोनी ने JSCA स्टेडियम में आयोजित झारखंड टेनिस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और पहले ही मैच में 9-0 से शानदार जीत हासिल कर ली। इस खेल में उनका साथ दे रहे थे उनके जोड़ीदार सुमित बजाज। धोनी के साथ टेनिस खेलकर सुमित खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं। हमारे साथ सुमित बजाज हैं। सुमित, आज का गेम कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा सर, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच था। मतलब माही सर के साथ 2 साल बाद कंपटीशन में पार्ट लेना, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था। एंड जिस तरह से परफॉर्मेंस माही सर किए हैं, इट्स रियली अमेजिंग। अच्छा, हेलीकॉप्टर शॉट बहुत अच्छा लगाते हैं क्रिकेट में। टेनिस का कौन सा शॉट था भाई वैसा? बेसिकली वो स्मैश ज़्यादा अच्छा मारते, तो मैं तो स्लैम डंक के बोलता हूँ। लाइक प्रीवियसली मैंने बोला था कि वो स्लैम डंक काफ़ी अच्छा मारते, जो कि बॉल गिरने के बाद नेट क्रॉस कर जाता आपका, तो वो काफ़ी अच्छा था। उनका परफॉर्मेंस वाकई में लाजवाब था। क्रिकेट के मैदान में अपने हेलीकॉप्टर शॉट से फैंस का दिल जीतने के बाद माही जब टेनिस के मैदान में उतरे तो उनके फैंस भी उन्हें देखने उनके पीछे पीछे चले आए। जी हाँ, आज JSCA स्टेडियम में लोग टेनिस का मैच देखने के लिए नहीं, बल्कि धोनी को टेनिस खेलते हुए देखने के लिए पहुँचे थे। हाँ सर, आज धोनी सर का टेनिस मैच है और हम लोग यहीं देखने आए हैं। तो धोनी को देखने आई हैं या टेनिस मैच देखने आई हैं? धोनी सर का टेनिस मैच। देखिए, धोनी सर का टेनिस मैच का कनेक्शन समझिएगा कि टेनिस का कनेक्शन सीधे धोनी से जोड़ दिया गया है। बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। धोनी को टीवी पे देखे थे, आज सामने से देख रहे हैं, बहुत अंदर से अच्छा लग रहा है। मैच के बाद धोनी के जोड़ीदार सुमित बजाज ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि धोनी का गेम बहुत ही कैलकुलेटिव है और जिस तरह वो शांत दिमाग से क्रिकेट खेलते थे, उसी तरह शांत दिमाग से टेनिस भी खेलते हैं। धोनी से क्या सीखते हैं टेनिस में? आप तो खुद अच्छे खिलाड़ी हैं। मतलब उनसे कामिंग में ज्यादा अच्छा सीखता हूँ। लाइक कौन सा पॉइंट को कैसे खेलना है, किस पे से खेलना है, वो हर एक पॉइंट पे गाइड करते हैं, तो वो काफी इंटरेस्टिंग रहता है। उनसे हर एक पॉइंट पे बात करना, हर एक पॉइंट में कैसा खेलना है, सर क्या करना है, स्ट्रैटेजी बनाना, काफी इंटरेस्टिंग रहता है ये मैच। तो अच्छी यही अंदाज है धोनी के जोड़ीदार सुमित बजाज का। शानदार आज जिन्होंने मैच में जीत हासिल की और कल एक बार फिर धोनी के साथ इसी मैदान पर, इसी ग्राउंड पर होंगे। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।